तभी कहा जाता है कि उस समाज में या उस देश में या उस अर्थव्यवस्था में गरीबी व्याप्त है। ठीक, ये तो हमने देख लिया कि गरीबी की संकीर्ण और व्यापक यानी कि नैरो और ब्रॉड डेफिनेशन क्या होती है। केवल भोजन की कमी या भोजन की आवश्यकता पूरी ना कर पाने को हम कहते हैं, वो नैरो डेफिनेशन है उसकी। और भोजन, कपड़ा, रहना, शिक्षा और जीवन का एक आधारभूत या न्यूनतम स्तर, उसको पूरा ना कर पाने की स्थिति को गरीबी की व्यापक परिभाषा कहा जाता है, ब्रॉड डेफिनेशन कहा जाता है। अब गरीबी के दो हिस्सों में उसको बांटा जा सकता है। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष गरीबी और एब्सोल्यूट का मतलब होता है क्या कहा जाएगा उसको ना, निरपेक्ष। उल्टे के हिसाब से उसको निरपेक्ष कह सकते हो आप, हैं क्या? ह्यूमन पॉवर्टी मतलब जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे किया जाता है, जैसे हो सकता है, हमने नहीं पढ़ा अभी तक ऐसा। ठीक, हाँ ठीक है, उसको निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, नितांत गरीबी कहते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को नितांत गरीबी कहा जाता है। ठीक, सबसे पहले रिलेटिव पॉवर्टी देखें तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये रहता है कि एक व्यक्ति जिसके पास धन संसाधन की कमी एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके पास धन संसाधन उपलब्ध है, उसकी तुलना में वो कितना गरीब है, उसके आकलन को रिलेटिव या की सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। इसके लिए दो मेथड्स उपयोग की जाती हैं इसके आकलन के लिए। सबसे पहला होता है लॉरेंस कर्व, है ना। दूसरा होता है गिनी कोएफिशिएंट, यानी कि लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक। ठीक, लॉरेंस लॉरेंस की ये स्पेलिंग है उसमें। वक्र, ठीक। और गिनी की भी ये स्पेलिंग आएगी उसमें, ये गिनी है। लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लॉरेंस कर्व जिस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, गिनी कोएफिशिएंट उसी चीज का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, लॉरेंस कर्व आपको पता है कैसे बनता है? कैसे? नहीं, 45 डिग्री के एंगल पे वो अपने आप नहीं बनता, वो किसी कारण से 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। ये एक आप इसको ले लिए, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे इसमें? ये लॉरेंस कर्व बना रहे हैं अभी अपन। एक्स एक्सिस पे क्या रखा जाएगा? नहीं, देश भेदभाव नहीं करता। किस चीज में? धन में, मतलब धन संसाधन पे नहीं। ये वाले एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे अपन? एक्स एक्सिस पे रखेंगे जनसंख्या को, क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन। क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, और यहां पर आएगा क्यूमुलेटिव वेल्थ। क्यूमुलेटिव वेल्थ मतलब उस, यदि किसी एक देश की बात कर रहे हैं तो उस पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों के पास कितना धन है, उसकी संख्या आएगी यहां पर, क्यूमुलेटिव वेल्थ। ठीक है, अब एक स्टडी आई थी ना कि देश के 1% लोगों के पास 10% धन होता है।
और हाँ, बचे हुए 20% लोगों के पास करीब 40% धन होता है, फिर उसके बाद उतना, और आखिरी के बचे 4% लोगों के पास बचा हुआ 10%, 40% लोगों के पास बचा हुआ 10% धन होता है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना अपने देश में। तो उसका एक, अच्छा अपन दो स्थिति देखें, ये यहाँ पे 100%, ये परसेंट में चल रहा है, ठीक है, ये परसेंटेज है, ये 100% पॉपुलेशन हो गई, और यहाँ पर 100% देश का वेल्थ हो गया। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर देश में गरीबी की, या कह लें गरीबी में किसी प्रकार का भेद नहीं है, डिफरेंस नहीं है, यानी कि जितने लोग हैं उनके पास उसी प्रपोर्शन में धन बटा हुआ है। फर्ज करें कि 25% देश की जनसंख्या के पास देश की 25% धन संपदा है, और उसी तरह से 75% लोगों के पास, यदि देश का 75% धन है और 100% लोगों के पास देश का 100% धन है, तो यदि इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक बिंदु आएगी इधर पे, दूसरी बिंदु आएगी लगभग इधर पे, और तीसरी बिंदु आएगी लगभग इधर पे, ठीक है। अब इसका अपन 0 से जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तब ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये बनती है 45 डिग्री पर। ये 45 डिग्री पर इसलिए बनती है जब आप उसकी प्लॉटिंग करोगे और किसी भी प्रकार का लोगों के आय के वितरण में कोई भेदभाव नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कभी किसी देश या समाज में नहीं पाया जाता। अब जब इसके बाद हम वास्तव में लॉरेंस कर्व खींचने की कोशिश करेंगे, तब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि देश की 40% जनसंख्या के पास लगभग 10% का वेल्थ है। तो एक बिंदु बनेगी उसकी यहाँ पर। फिर उस तरह से अब देखें कि देश में थोड़ा और आगे जाएं तो बचे हुए 75% लोगों के पास करीब करीब, अब मान लो बचे 75 नहीं, मतलब बचे हुए 35% लोगों के पास करीब करीब जो है 50% धन है, और उसके बाद के कुछ लोगों के पास और धन है, और एकदम आखिरी जो छोर बचेगा वहां पर जो है सबसे ज्यादा धन है। अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तब एक कर्व बनेगा ऐसा, ये कर्व बन के आएगा यहाँ, और यहाँ पे इसको कट करेगा। तो ये वाला जो आपका कर्व बन रहा है ना, ये लॉरेंस कर्व है। ठीक है, 1905 में मैक्स ओ लॉरेंस ने इसके थ्योरी दी थी। जब लोगों के आय के वितरण में असमानता को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तब इस तरह से आएगा। 1905 में मैक्स ओ लॉरेंस ने इसकी जो है अवधारणा दी थी। ठीक, अब तो ये लॉरेंस कर्व है, ये लॉरेंस कर्व जितना नीचे रहेगा आय में असमानता उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि लॉरेंस कर्व कैसे बनता है। एक काम करिए, इसको बना के ही देखते हैं, गूगल पे होगा आसानी से कि आय के वितरण में जो असमानता है उसको कितना किया गया है। हाँ, नहीं कोई उसको कुछ बोलते नहीं है भाई, वो तो 100% का पॉइंट है, वो तो कहीं ना कहीं आकर मिलेगा ही। कौन सा, ये वाला, ये, अरे ये पॉइंट इसलिए बताए गए हैं कि ये 40% देश के लोगों के पास 10% धन है, तो उसका एक पॉइंट बनाया अपन ने। फिर उसी तरह से अपन आगे बढ़े, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह से बने, और जब उसका ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसा एक कर्व बन जाता है उसमें। उस पॉइंट को कुछ कहते नहीं है, वो पॉइंट तो अपन ने डेटा के आधार पे वहां पे प्लॉट किया है। आप लोगों को मिला कहीं पे वो? देखिए इसमें बता रहा है कि टॉप 1% के पास जो है
करीब 21% वो है, 1% के पास 21% वेल्थ है। और बॉटम 50 के पास कुल 13% वेल्थ है। डिफरेंस देख रहे हैं आप? 1% जनसंख्या के पास 21% धन है। चलिए इसी को प्लॉट करके देखते हैं। जो शुरू करें, हाँ हाँ बना लीजिए। 50% लोगों के पास 13% है, मतलब लगभग यहाँ पर उसका पॉइंट बनेगा। फिर आगे के 49% लोगों के पास 66% है। यहाँ 49 है और 66 आएगा कुछ कुछ यहाँ पर। और उसके बाद 1% लोगों के पास बचा हुआ 21% है। ये देखिए, ये भारत का लॉरेंस कर्व है जो येलो लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लॉरेंस, ये कर्व जितना नीचे खिसकेगा इसका मतलब आय में या धन संसाधन में असमानता उतनी ज़्यादा है, और ये जितना इस हाइपोथेटिकल लाइन के पास जाएगा मतलब समानता उतनी ज़्यादा है। अब इसी से गिनी कोएफिशिएंट निकलता है। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा? ये वाला जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस ट्राइंगल से। मान लीजिए अपन इसको ए पॉइंट दे देते हैं, ये एक्स पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। समझ रहे हैं? यहां से एक एक वो जो एक है वो ये है, ये 50। देखिए अपन सबसे पहले आए हैं नीचे के 50 पर, नीचे से हमेशा प्लॉटिंग करना नीचे से चालू किया जाता है। बॉटम 50% के पास 13% की वेल्थ है, ये 50% है, यहाँ लगभग कुछ यहाँ 13% आएगा, तो उसको मिला के एक पॉइंट यहाँ बनता है। फिर उसके बाद अगले 49% के पास 66% वेल्थ है, तो ये 50 से अगले 49 यानी कि टोटल 99% तक। 99% पॉपुलेशन के पास उसके बाद की 66 मतलब उसके बाद की 66% वेल्थ है, वो लगभग यहाँ पे आता है ये। और उसके बाद जो आखिरी 1% है उसके पास 21%, यानी कि आप 100% वेल्थ पे पहुंच जाएंगे। होता ही है, इसलिए तो जब जब भी स्थिति ये देखी जाती है कि कम लोगों के पास धन वेल्थ का ज़्यादा हिस्सा है, तो हमेशा वो कर्व आखिरी में स्टीप हो जाता है। वो स्टीप होगा ही, उसी स्टीपनेस को तो ख़त्म करना है। हाँ होता है ऐसा, बिल्कुल होता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जितनी ज़्यादा आय में असमानता होगी कर्व उतना आखिरी में स्टीप होगा, है ना। ये लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है या अपर क्लास है। अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो कर्व उतना तेजी से स्टीप होगा। ठीक है, तो अब गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? कौन सा? अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल यार, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। हाँ
टोटल पॉपुलेशन नहीं लिखना है अपन को, यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना है। आपको एब्सोल्यूट फिगर नहीं चाहिए, आपको गुणांक चाहिए। नहीं, इंटू 100 नहीं करोगे आप। वो गुणांक का मतलब ये होता है, वो जो कोएफिशिएंट रहेगा वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 और 1 दोनों हाइपोथेटिकल है। आप यहाँ पर ये नहीं निकाल रहे हो कि लोग कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है या कितने अबव पॉवर्टी लाइन है। आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि एक अमीर और एक गरीब की आय के बीच में अंतर कितना है। आप यहाँ पे गरीबों की संख्या नहीं निकाल रहे हो, आप एक कोएफिशिएंट निकाल रहे हो जो आय में कितना अंतर है उसको इंडिकेट करेगा। ये इंडिकेटिव फिगर होता है। हाँ, ये केवल आय में अंतर निकालने के लिए। रिलेटिव पॉवर्टी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, रिलेटिव पॉवर्टी, तो रिलेटिव पॉवर्टी कितनी है, ठीक है। पर नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर पुअर नहीं निकाल रहे आप यहाँ पर, आप उन दोनों की आय में अंतर निकाल रहे हैं। नहीं, ये वो चीज नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकलेगी, लेकिन वो एक कोएफिशिएंट है। यानी कोएफिशिएंट का मतलब होता है, कोएफिशिएंट अपने आप में कोई फिगर नहीं होता, वो एक इंडिकेशन होता है। हाँ, ऐसा कह लो, चलो। एक वेरिएबल है जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो, और ये वेरिएबल समय समय पर, वेरिएबल है क्योंकि समय समय पर बदलता रहेगा, बिल्कुल फ्लक्चुएट होगा। देखिए, इन दोनों का ये दोनों पॉपुलेशन का टोटल जो है 99% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये 99% का डॉट अपन ने यहाँ प्लॉट किया था कि कुल 99% लोगों के पास देश का कितना धन होगा। उसके बाद जो बचा 1% है, मतलब एक डॉट यहाँ आई है तो अगली डॉट उससे ज्यादा दूर नहीं है, वो यहाँ आई है। 100% पर ही आएगी भाई। जनसंख्या आखिरी में 100% हो जाएगी और देश की वेल्थ आखिरी में 100% हो जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों डॉट यहाँ पे आके कोइंसाइड करेंगे ही करेंगे। अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी चीज का, तो एक पॉइंट पर आके दो ग्राफ मिलते ही मिलते हैं। वो पॉइंट कहाँ होगा, एक होगा 0 पर, मतलब जहाँ कोई नहीं है और जिसके पास कोई वेल्थ नहीं है, ठीक है। दूसरा आके मिलेगा 100 पर, जहाँ पे पूरे लोग गिनती में आ गए हैं और पूरे संसाधन गिनती में आ गए। तो ऐसे दो बिंदुओं पर वो ग्राफ जाकर मिलेंगे ही मिलेंगे। उनके बीच का एरिया कितना ज्यादा है वो स्थिति की गंभीरता या सरलता बताता है, ठीक। इसमें कोई डाउट, इसके फॉर्मूला में कोई डाउट? तो गिनी कोएफिशिएंट को दिया गया था 1912 में, इसी लॉरेंस कर्व को स्टडी करते हुए उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन किए जाने के उद्देश्य से गिनी गुणांक दिया गया था। ठीक, ये हो गए रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के तरीके। अब दूसरा आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। किस चीज का? गिनी गुणांक का फॉर्मूला है। आपको सबसे आसान रहेगा उसको फॉर्मूला दिखाने के लिए कि आप ऐसा एक कर्व बना दो, ठीक है, उसमें एक हिस्से को शेड कर दो, है ना। तो शेडेड एरिया का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ये ट्राइंगल AOX का क्षेत्रफल, ठीक। और यदि आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ लिखना है, तो एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन इक्वालिटी लाइन एंड लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय टोटल एरिया बिलो इक्वालिटी लाइन, ठीक है। ये फॉर्मूला है उसका, यही फॉर्मूला है। यदि लिखना होता है, आपको ग्राफ से नहीं रिप्रेजेंट करना है, तो लिखना आपको यही पड़ेगा, ठीक। अब दूसरी आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि आप जो है एक सीमा रेखा निर्धारित कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि 2400 कैलोरी दिन की खपत
करने वाले भोजन को खरीदने लायक धन जिसके पास इससे कम रहेगा या जिसकी आय इससे कम रहेगी उसको हम गरीब मान लेंगे। ठीक है, हर देश अपने अपने देश की स्थिति के हिसाब से इस सीमा रेखा का निर्धारण करता है। जो भी उस सीमा रेखा के नीचे होगा उसको बीपीएल कहा जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, और बस उसको गरीब मान लिया जाएगा। इसको हेड काउंट मेथड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हमें दिख रहा है एक व्यक्ति इसकी आय इतनी कम है तो ये 1 2 3 चाहे ऐसे गिनती कर ली जाती है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कैलकुलेशन होता है। अब आप जो कह रहे हैं ना कि देश में 40%, 15%, 22% गरीबी है, वो ऐसे निकाली जाती है हेड काउंट मेथड से। पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों को गिनती में ले लिया जाता है, वो देश की कुल गरीब जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, इसके फैक्ट्स हैं आपके पास कि हम बता दें, हमारे पास लिखे हुए हैं, बता दें। फैक्ट्स में सबसे पहले है कि 1962 में जो है जीवन के न्यूनतम स्तर का निर्धारण किया गया था। जो व्यक्ति 20 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय जब व्यय अपने ऊपर कर सकता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। या अब ये मान लो कि 20 रुपये से कम जो अपने ऊपर दिन में व्यय कर सकता है वो गरीब है। ठीक, 1962 में सबसे पहले ये रेखा निर्धारित की गई थी। इंडिया की ही है ये। ठीक, 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम खपत यदि कोई कर रहा है तो वो गरीब है। एक मिनट, हमने प्रतिदिन बोला क्या? प्रति माह, 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। 1962 में 20 रुपये काफी हुआ करता था। हाँ हाँ बिल्कुल चेंज होता रहता है। करंट में अभी वाली मेथड उपयोग में नहीं की जाती, नहीं। तो अभी ये रुपए वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया ना, अब तो कैलोरी वाला सिस्टम चलता है। अर्बन एरियाज में 2100 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400। 2100 और 2400 कैलोरी की खपत करने लायक जो धन होता है उससे कम जो कमाएगा वो गरीब कहलाएगा। ये फॉर्मूला दिया गया था दांडेकर और रथ की समिति ने 1971 में। दांडेकर और रथ, दांडेकर, दांडेकर रथ कमेटी। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला मेजर चेंज आता है वो आता है 2009 में सुरेश तेंदुलकर की कमेटी ने जो सिफारिशें की थी। ठीक, सुरेश तेंदुलकर की समिति ने 6 बुनियादी आवश्यकताएं बताई थी। सुरेश तेंदुलकर, ठीक, उनने 6 आवश्यकताएं बताई थी। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, साफ वातावरण, और महिलाओं तक दिए जाने वाले लाभ। महिलाओं को दिए जाने वाले लाभ। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद था साफ वातावरण, स्वच्छ वातावरण। सैनिटेशन के बाद था महिलाओं को दिए जाने वाले लाभ। प्रॉफिट्स नहीं, बेनिफिट्स। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं को दिए जाने वाले लाभ, बुनियादी अधोसंरचना।
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच कितनी है। यही देखा जाता है, लेकिन वो जो आप जो कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो वो किन पर, वो इन 6 चीजों पर। हाँ, 2400 कैलोरी कंजम्पशन कर रहा है कि नहीं? नहीं, 2400 कैलोरी कंजम्पशन करने लायक भोजन की व्यवस्था करने का पैसा उसके पास है कि नहीं। जरूरी नहीं कि वो 2400 कैलोरी कंजम्पशन करे ही। नहीं, रूरल में 2400 है, अर्बन में 2100 है। ठीक, पॉवर्टी के ये प्रकार हो गए हैं। अब उसके बाद आता है जो मेन प्रश्न, पॉवर्टी के कारण। ठीक है, बताइए भारत देश में पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप क्या बोल रही हैं? नहीं, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज के वजह से गरीबी नहीं है, गरीबी की वजह से लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। हाँ, पॉपुलेशन, इलिटरेसी। अच्छा देखिए, एक जो होता है ना गरीबी का, वो होता है सर्कल होता है ना, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है, यानी कि दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। ठीक है, जो कि चालू होता है गरीबी से ही। गरीबी होगी तो शिक्षा नहीं दे पाएंगे, शिक्षा नहीं होगी तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उससे उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो खर्च नहीं कर पाएंगे, वो खर्च नहीं कर पाएंगे तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे, बीमारियां आएंगी, उससे वित्तीय भार बढ़ेगा और उस पर खर्च करने का प्रयास किया जाएगा तो फिर गरीबी आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा सर्कल है। सबसे ऊपर सर्कल में पॉवर्टी है, मतलब कोई व्यक्ति या कोई परिवार गरीब है, गरीब है तो शिक्षा पर व्यय नहीं करेगा, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल्स। ठीक है, लैक ऑफ स्किल्स के कारण रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण रहेगा खर्च करने की क्षमता कम, लैक ऑफ स्पेंडिंग, लैक ऑफ स्पेंडिंग के कारण वो फिर से गरीब मान लिया जाएगा। अब बीच में आप एक चीज उसमें और घुसा दो कि लैक ऑफ स्पेंड, लैक ऑफ स्पेंडिंग के बाद यही है ना कि यदि वो स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो गरीब है, उसके पास आय नहीं है, वो खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब मान लिया जाएगा। हेल्थ में तो हमने बीच में ये डाल दिया था कि वो उसके पास एजुकेशन नहीं रहेगी। हाँ, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल दोनों, शिक्षा और उसके कौशल दोनों की कमी, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो उसके पास व्यय करने के लिए खर्चा नहीं रहेगा, बीमारी आए और अपने उस पर ध्यान नहीं देगा वो, हाँ खाने पर और अपने स्वच्छता पर उस पर ध्यान नहीं देगा तो बीमारी आएगी, बीमारी से वित्तीय भार पड़ेगा, उसका व्यय में और कमी आएगी तो वो फिर गरीब हो जाएगा। विशियस सर्कल, VISCIOUS। नहीं, किसी ने दिया नहीं है ये, ऐसा मतलब कोई किसी कोई फिलोसफर ने ऐसा नहीं दिया है, बस ये एक चक्र है, गरीबी इसी तरह चलती है। तो अब इस चक्र को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पॉवर्टी एलिवेशन की स्कीम्स, आएंगे अपन उस पर। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट उसके लिए स्कीम्स लेके आती है, ये कह रहे हो क्या? हाँ, देखिए गवर्नमेंट दो तरीके से, दो तीन तरह से उसमें ब्रेक थ्रू करती है। सबसे पहला, वो शिक्षा देती है निःशुल्क, है ना, फ्री एजुकेशन और फ्री स्किल इम्पार्ट करती है, जिससे कि वो यदि वो खुद व्यय नहीं कर पा रहे शिक्षा पर तो उसको एक अच्छी शिक्षा और एक स्किल का यदि उसमें डेवलपमेंट होगा तो वो रोजगार प्राप्त कर सकेगा, तो वो अपने उस चक्र को तोड़ेगा। दूसरी बात, यदि उसके पास शिक्षा और कौशल नहीं है तो अनस्किल्ड लोगों को भी रोजगार प्रदान करे। कैसे? मनरेगा जैसी चीजों के, मनरेगा जैसी स्कीम्स के, मनरेगा जैसी स्कीम्स के अंतर्गत। ठीक है,
दूसरी बात, रोजगार उपलब्ध कराती है और उसके बाद उसको उपलब्ध कराती है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, यदि उसके पास खाने का पैसा नहीं है तो उसके पास अपने इलाज का पैसा कहाँ से रहेगा? तो कम से कम उसको एक आधारभूत इलाज या एक अच्छी गुणवत्ता का इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इसलिए हर जिलों में हमारे यहाँ पर वो होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं और उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं। ठीक है, जो निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं आपको। आपके पास यदि किसी आंसर में मौका मिले कि अब आपको कंक्लूजन देना है गरीबी को खत्म कैसे किया जा सकता है, तो सरकार, आप उस दुष्चक्र का उसमें आप मेंशन करो और उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है आप उसका उसमें मेंशन करो। और आपका जवाब खत्म कैसे होगा कि इन स्कीम्स का सही इम्प्लीमेंटेशन किए जाने से पॉवर्टी की समस्या को खत्म किए जाने की तरफ हम बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं बल्कि। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भोजन भी दे सकते हो आप, भोजन भी लिख सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना आप? आपको क्या करने में पिछली बार ही बताया था, आपको समस्याएं गिनानी है और उन समस्याओं के समाधान गिनाने हैं और उस समस्याओं के समाधान में आपको अपना आंसर खत्म करना है। और सबसे बेहतर रहेगा कि जो समाधान है वो आप सरकार की नीतियों के आधार पर बताएं। नहीं, खुद का पर्सपेक्टिव आप उसमें दे सकते हो जो चीज अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप अपना खुद का पर्सपेक्टिव उसमें दो जो चीज अभी सरकार नहीं कर रही है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जो चीज एग्जिस्ट करती है, बेहतर रहेगा कि आप जो चीज हो रही है उसको मेंशन करो, जिससे आपकी अवेयरनेस पता चलेगी। हाँ बिल्कुल ले सकते हो। यदि यदि आपका जवाब रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में चल रहा है तो आय में जो अंतर है उसको कम करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है वो बता सकते हो आप। आय में अंतर को कम करने का सबसे जो पहला प्रयास है, जो हमेशा चला आ रहा है, वो अपने यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम है ना। अपने यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। जिसकी आय जितनी ज़्यादा होगी उस पर लगने वाला कर का जो प्रतिशत है वो उतना ही ज़्यादा होता है। और जो एक आय स्तर के नीचे रहता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। तो जो इनकम टैक्स सरकार को प्राप्त हो रहा है वो क्या कर रही है उसका? आखिर ऐसे लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर रही है ना जिनके पास धन की कमी है। तो ये भी एक तरीका ही है सरकार का आय में वितरण को कम करने का। ठीक, अपन उसके वो देख रहे थे, कॉजेज देख रहे थे। तो ठीक है, सबसे पहला कॉज तो जनसंख्या, पॉपुलेशन। देखो, इसके और बेरोजगारी के कारण लगभग मिलते जुलते हैं। जिन कारणों से बेरोजगारी आती है उन्हीं कारणों से फिर आगे चल के गरीबी भी आती है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ रिसोर्सेज ना लिखें, उसको लिखें लिमिटेड रिसोर्सेज। संसाधनों की कमी नहीं, संसाधनों का सीमित होना। हाँ, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर प्राथमिक क्षेत्र पर यानी कि कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भरता होना, हाई डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर, हाई डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। लगभग कितने, 50 तो नहीं है, 40-42% कुछ है। हाँ, हाँ वो 42 से 46 के बीच में कुछ है। तो देश के मतलब लगभग आधा, आप ऐसा लिख सकते हो कि लगभग आधी जनसंख्या, अप्रोक्सीमेटली हाफ पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करती है अपने रोजगार के लिए। लेकिन उसमें से देश की कुल आय मुश्किल से 15% जनरेट होती है ना। मतलब एक तो एग्रीकल्चर बहुत हाई प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंसी ज़्यादा लोगों की है और वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है, जिसके कारण उससे द्वारा जनरेट की जाने वाली आय बहुत कम है, लगभग 15% के आसपास। तो देखो, इसी से एक तो वो जो अपन प्लॉटिंग कर रहे थे वो एक समझ में आ जाता है। 45% लोग जो है, 45% लोगों के पास एक्सेस कितने परसेंट का है? 15% धन का एक्सेस है ना।
फिर उसके बाद आ जाएगा रोजगार की कमी, रोजगार अवसरों की कमी। इसको आप लोग एक्सप्लेन कर लोगे ना? अच्छा, उसमें जब आप रोजगार की कमी लिखोगे ना, तब उसमें बेरोजगारी के अलावा आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि भारत में ज्यादातर वो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन वास्तव में उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ खास नहीं होती या लगभग जीरो होती है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा को ध्यान नहीं देते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये कह सकते हो कि तुलनात्मक रूप से कम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाते हैं। देखिए, यदि 45% लोग प्राइमरी सेक्टर पे हैं तो इसका मतलब है कि 55% लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे हैं। ठीक है। और कितने टर्शरी सेक्टर में कितने परसेंट, हमारे ख्याल से 25% के आसपास कुछ जनसंख्या है जो कि टर्शरी सेक्टर की तरफ है। तो यानी कि बचा हुआ लगभग 30% जनसंख्या जो है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर पर है। ठीक, 30% जनसंख्या मतलब देश की लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा। यदि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग सेकेंडरी में लगे हुए तो मतलब उसको कम नहीं कह सकते। वो एक अलग बात है। आप प्रोडक्शन उन चीज़ों का कर नहीं रहे हो जिसकी आवश्यकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर की तरफ 40 करोड़ के आसपास लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कम लोग हैं। प्राइमरी सेक्टर से तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन कम नहीं है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि तुलनात्मक रूप से कम लोग हैं वहाँ पर, और ये लिख सकते हो कि आधारभूत संरचना जो हमारे यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फैसिलिटीज लिमिटेड होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उतना बूस्ट नहीं मिल पा रहा है जितना मिल सकता है, ये कह सकते हो आप। जिसके कारण फिर हम दूसरे देशों से आयात किए जाने पर डिपेंड करते हैं, उन पर आधारित रखते हैं अपने आप को। हाँ बिल्कुल, और उससे भी आगे जो टर्शरी सेक्टर में रहेगा उसके पास आय फिर भी डिसेंट रहेगी, उसके बाद डिसेंट आय रहेगी। गरीबी जो देखी जाती है वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में ही देखी जाती है। उसका कारण है कि हमारे यहाँ की कृषि उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक टेक्निक्स उतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। लोगों की लैंड होल्डिंग्स यानी कि जो उनकी भूमि संरचना होती, संरचना नहीं, क्या कहेंगे उसको, भूधारण क्षमता नहीं, भूधारण, उनका जो भूधारण है वो कम है, छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं उनके। ठीक, छोटे लैंड होल्डिंग्स के कारण उत्पादन कम होता है। इस कारण से हमारे यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में गरीबी देखी जाती है, जो कि आपको कई विकसित देशों में नहीं देखने को मिलेगी। यूएसए और कई मामलों में चाइना जैसे देश जिनके पास एग्रीकल्चर में मतलब नई टेक्नोलॉजी है, बड़े लैंड होल्डिंग्स हैं, उनके पास अच्छा मार्केट है, तो वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए लोग गरीब नहीं होते जितने अपने यहाँ पर होते हैं। ठीक, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे हाई डिपेंडेंसी है। आपके पास लिखने का स्कोप हो तो आप इसको जस्टिफाई करो उसको, ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में संलग्न लोगों में गरीबी देखी जाती है। जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लैंड होल्डिंग का स्मॉल और मार्जिनल होना सबसे बड़ी दिक्कत है। भाई कम एरिया में कम प्रोडक्शन होगा, आप उसको बेचोगे तो आपको लाभ भी कम ही होगा, है ना। और यदि मौसम खराब रहा
तो आपकी वो उतनी उतनी जो लागत है, जो फसल है, वो भी चली जाएगी। जो बड़ा किसान होता है वो अपनी एक फसल में ही इतना कमा लेता है कि यदि उसकी एक आध दो खराब भी हो जाती है तो वो कम से कम गरीबी रेखा में तो नहीं आएगा। तो ये तो निर्भर करता है, वो चाहे तो लौट भी सकता है, उसमें कुछ। अरे यार, हमारे एक चाचा हैं जो बीना में रहते हैं, वो आईआईटी कालीकट से पढ़े हैं। वो आईआईटी कालीकट से पढ़े, नौकरी करे और वापस बीना में आके अब खेती कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ लिखने का कुछ वो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आपके पास कोई स्टडी है, कोई कोई थ्योरी नहीं। ये व्यक्ति की अपनी चॉइस पे निर्भर करता है। मैं आप लिख के क्या बताना चाहते हो? नहीं तो पिछले कई सालों में ये चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी सारे स्टार्टअप जो होते हैं, जो अभी पिछले कुछ सालों में जो स्टार्टअप्स हैं, वो बायो और ऑर्गेनिक फार्मिंग के आधार पर ही चालू हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो केवल उसकी खरीद बेच कर रहे हैं, वो एक्चुअली खुद वहाँ पर उसकी कृषि कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्निक से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पे बेहतर क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल करके वो कर रहे हैं। आप जिस प्रॉब्लम को के बारे में बोल रहे हो ना, वो प्रॉब्लम को लोग संज्ञान में लेते हुए उसका निवारण कर रहे हैं धीरे धीरे। बजाय इसको एक प्रॉब्लम बताने के, आप इसको इस तरह से मोल्ड कर सकते हो। हाँ, कि पिछले कुछ सालों में कई स्टार्टअप्स, एक आध दो का नाम लिख देना। क्या है वो, मामाअर्थ के कॉस्मेटिक्स आते हैं ना, तो मामाअर्थ के कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक बेस्ड होते हैं। भाई वो क्या कर रहे हैं? वो प्राइमरी सेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में। भाई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करवा रहे हैं और फिर उसमें से प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो प्राइमरी सेक्टर की चीज, प्राइमरी सेक्टर का जो स्कोप है उसका उपयोग कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में फायदा कमाने के लिए। तो इस चीज, आप इन एक दो ऐसे उदाहरण लेके, बल्कि कुछ कुछ तो ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो कि सीधे सीधे बायो या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उसी को बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एक आध दो स्टार्टअप्स का नाम लेके आप उस आंसर में उसको इस तरह से लिख सकते हो। ले सकते हैं। बिल्कुल। इस पे नेचुरल फार्म क्या होता है? हाँ। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना महंगा होता है। भाई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आप केमिकल वाले नहीं यूज़ करोगे तो उसके बदले में कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। फसल को कीड़ों से बचाने के लिए या फसल को अच्छा करने के लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करोगे। टाइम लगता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है उसमें। नहीं, यील्ड आपको मिल जाएगी, लेकिन यील्ड में समय लगेगा। यील्ड में समय ज़्यादा लगेगा। जो केमिकल फर्टिलाइज़र वो क्या करते हैं? फसल को जल्दी बड़ा करते हैं, जिससे कि उनके वो तैयार होने का ड्यूरेशन कम होता है। होती है, इसलिए क्रॉप रोटेशन की एक टेक्नोलॉजी, इसलिए क्रॉप रोटेशन के लिए, इसलिए सरकार क्रॉप रोटेशन के लिए इनकरेज करती है। क्रॉप रोटेशन करने से नेचुरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस आ जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, है ना। चने, मटर, दाल क्यों उगाई जाती है गेहूं के बाद? इसलिए जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन वापस आ सके। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद और कोई कारण मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं ख्याल से इतने कारण पर्याप्त हैं उसके लिए। बेरोजगारी, सामाजिक ढांचा,